क्या आप रेलवे में एलडीसी 30% क्रैक करना चाहते हैं? क्या आप रेलवे में गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं? सो कीप पैशंस एंड जस्ट लिसन। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरुआत आज से करना होगा। कि सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरुआत आज से करना होगा। तुझे जमाने से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स कलर। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक सेशन होने वाला है, बिकॉज आज का जो सेशन है वो हमारा जो फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन है, यानी LDC 30%, जिसका की डेट निर्धारित कर दिया गया है। यस, 25 जून 2023 यानी 25 जून 2023 को एग्जामिनेशन होने वाला है। तो बस वीडियो में पर स्टार्ट पॉइंट बने रहिए और अपनी तैयारी को गुड, बेटर एंड बेस्ट बनाइए। एंड यस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि रीएप्रोप्रिएशन इज नॉट परमिशेबल बिटवीन। रीएप्रोप्रिएशन जो यानी कि हिंदी में जिसको पुनर्वियोजन कहते हैं, कि अनुमति किसके बीच नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जैसे एक होता है एप्रोप्रिएशन और एक होता है रीएप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन और रीएप्रोप्रिएशन एक्चुअली में होता क्या है, तो ऐसे कर सकते हैं कि रीएप्रोप्रिएशन जो है या फिर एप्रोप्रिएशन यानी ये क्या प्रेजेंट करता है, तो द अलॉटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सम ऑफ मनी टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन ए स्पेसिफाइड जॉब and as incantiated in the detailed demand for grants। यानी और एक चीज़ इसमें और ध्यान रखने का होता है कि ए जो होता है इट इज़ ऑपरेटिव ओनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच इट इज़ मेड। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार किया जाता है सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर में इसका मान होता है। और यहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चन है कि रीएप्रोप्रिएशन इज नॉट परमिशेबल बिटवीन, तो डिफरेंट ग्रांट्स, कैपिटल, रेलवे फंड, सेफ्टी फंड एंड वोटेड एंड चार्ज। तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। यानी ये वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर जो है उसमें भी होता है, उसमें भी परमिशेबल नहीं है। कैपिटल, रेलवे फंड, सेफ्टी फंड में भी परमिशेबल नहीं है। एंड डिफरेंट ग्रांट, जितने भी विभिन्न प्रकार के जो भी ग्रांट्स है, अनुदान है, उसमें रीएप्रोप्रिएशन परमिशेबल नहीं होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि इरेगुलर रीएप्रोप्रिएशन आर रिफ्लेक्टेड बाय ऑडिट इन विच एनेक्चर ऑफ द एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, अभी एक टर्म आया था रीएप्रोप्रिएशन, अभी ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। तो एक्चुअली में एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होता है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स दैट मीन्स एक्सपेंडिचर विद द अमाउंट ऑफ ग्रांट voted by parliament and appropriation sanctioned by the president are called appropriation accounts। इसको हम appropriation accounts बोलते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन कर रहा है कि विनियोग लेखा में होने वाले अनियमित पुनर्वियोजन जो होता है को लेखा परीक्षा के किस अनुबंध में दर्शाया गया, यानी अनेक्चर बताना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनेक्चर आई, यानी राइट आंसर विल बी 2, अनेक्चर आई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेलवे बजट मर्ज विथ जनरल बजट फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर। यानी रेलवे बजट को किस वित्तीय वर्ष से आम बजट के साथ मिला दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2017 से 18, यानी राइट ऑप्शन इज 1, यानी 2017 से 18 में रेलवे बजट को जनरल बजट से मर्ज कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंटरनली जनरेटेड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। देखिए क्वेश्चन को समझिए, कहता है कि इनमें से कौन सी जो निधि है वो आंतरिक तरीके से उत्पन्न वित्त का स्रोत नहीं है, आंतरिक तरीके से। तो इसमें जो एक ऑप्शन है वो है EBR। EBR का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज।
यानी एक्स्ट्रा बजटरी, यानी जो रिसोर्सेस है उसमें भी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। तो इसका जो आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनली जनरेटेड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, तो राइट आंसर विल बी EBR, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि अर्निंग ऑफ रेलवे रिफ्लेक्टेड इन विच पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एज नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी रेलवे की जो भी अर्निंग होती है उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरकारी लेखे के किस भाग में दर्शाया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन, देखते हैं कि किस भाग में दर्शाया जाता है। तो रेलवे का जो अर्निंग है जो कि टैक्स फ्री है, वो एक्चुअली में रेलवे की जो अर्निंग है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में इसका, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसको रखा जाता है, इसलिए ये नॉन टैक्सेबल है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की एंड क्वेश्चन नंबर 6 है कि आई यानी स्मॉल सेविंग्स, फॉर एग्जांपल PF, J रिजर्व फंड्स, K डिपॉजिट एंड एडवांसेज, L सस्पेंशन एंड मिसलेनियस, M रेमिटेंसेज एंड N कैश बैलेंस आर रिफ्लेक्टेड इन विच पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। तो देखिए इस तरह के जितने भी सेविंग्स है, फंड्स हैं, जो छोटी छोटी बचत योजना है, जैसे भविष्य निधि, सुरक्षित कोष, जनधन और क्या उच्चंत और विविध जिसको कह सकते हैं, सस्पेंस एंड मिसलेनियस, या फिर रेमिटेंस भेजा हुआ धन, या फिर नगद शेष की जो भी सरकारी लेखे की जो होता है उसको किस लेखे के अंतर्गत दर्शाया जाता है, तो इन सब को पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन A, यानी पब्लिक अकाउंट। ओके, यानी पब्लिक अकाउंट के अंतर्गत ये सारे चीज़ का मेंशन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूट इन्वेंट्री बजट ऑफ IR अंडर कैपिटल सेगमेंट, यानी कह रहा है कि भारतीय रेल के पूंजी बजट के अंतर्गत इनमें कौन इन्वेंट्री बजट को गठित करता है, इनमें से कौन गठित करता है? स्टोर्स बजट, WMS बजट, मिसलेनियस, एडवांस जो कि कैपिटल के अंतर्गत है, एंड वर्क्स बजट। तो आई थिंक इसका जो राइट आंसर है वो है वर्क्स बजट को छोड़कर सभी बजट को इसमें रखा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोडिंग से यदि समझे तो A, B एंड C, यानी राइट ऑप्शन इज 3 A, B, C, यानी स्टोर बजट, WMS बजट, मिसलेनियस, एडवांस, कैपिटल, ये सारे हैं जो कि कंस्टिट्यूट इन्वेंट्री बजट जो IR का वो अंडर कैपिटल सेगमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए यानी वर्क्स बजट को छोड़कर अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि नेट रेवेन्यू ऑफ ए जोनल रेलवे इज द डिफरेंस बिटवीन, यानी जो नेट रेवेन्यू है उसको हम किस प्रकार से डिफरेंस उसमें से पता कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यानी टोटल रिसिप्ट में यदि हम टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो जो भी एक जोनल रेलवे का नेट रेवेन्यू है वो हमारा निकल कर सामने आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर मीन्स सैंक्शन बाई प्रेसिडेंट। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि पे एंड अलाउंसेज ऑफ कैग, एनी अवार्ड डिक्रीड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, नन ऑफ दिस, बोथ ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ऑफ दिस, बिकॉज जो कैग का जो पे अलाउंसेज होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा पारित होता है, और जो भी किसी भी न्यायालय के द्वारा जारी किया गया कोई भी हुक्मनामा या निर्णय, ये सभी चार्ज एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बोथ ऑफ दीज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनस्पेंट बजट अलॉटमेंट, अनस्पेंट दैट मीन्स जिसका कि खर्च हो ही नहीं पाया। तो अनस्पेंट बजट अलॉटमेंट इज क्या है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शंस की ओर एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा है कि अनस्पेंट बजट अलॉटमेंट जो है वो है, पहला ऑप्शन है कि कैरिड फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर,
रेवेन्यू ग्रांट लैप्स वाइल कैपिटल ग्रांट इज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो इसका जो बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल ग्रांट्स आर अवेलेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर ओनली। यस, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल ग्रांट्स आर अवेलेबल फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर ओनली। यानी एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो भी रेवेन्यू एंड कैपिटल ग्रांट्स है वो अनस्पेंट बैलेंस अलाटमेंट के अंतर्गत रखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बजट रिव्यूज कंडक्टेड ऑन रेलवेज आर, यानी रेलवे में जो बजट समीक्षाएं होती है, जो रेलवे में बजट समीक्षाएं होती है वो क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है अगस्त रिव्यू, या रिवाइज एस्टिमेट एंड बजट एस्टिमेट, या फाइनल मॉडिफिकेशन, या फिर नन ऑफ दिच। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको रिवाइज एस्टिमेट एंड बजट एस्टिमेट एंड फाइनेंशियल मॉडिफिकेशन। तो इसका आंसर 2 और 3 होगा, यानी अगस्त रिव्यू को छोड़कर रिवाइज एस्टिमेट एंड बजट एस्टिमेट एंड फाइनल मॉडिफिकेशन। यदि आप लोगों को एक फ़ॉन्ट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो लाइटिंग का थोड़ा इशू है, बट ओवरऑल सही है। वॉइस आपको बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रहा होगा, और आप वीडियो को 1 से 2 बार देखकर या फिर स्क्रीन का शॉट लेकर भी आप इसका अच्छा नोट्स बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 12 कि इन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स वेरिएशन शुड बी एक्सप्लेन्ड बिटवीन, यानी विनियोग लेखे के अंदर इनके बीच हुई कमी बेसी की व्याख्या करनी चाहिए। किसके बीच हुई कमी बेस की व्याख्या करनी चाहिए। तो ओरिजिनल ग्रांट्स एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ओरिजिनल ग्रांट्स प्लस सप्लीमेंट्री ग्रांट, या फिर फाइनल ग्रांट एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर। यस, किसी भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में जो वेरिएशन होना चाहिए वो एक्सप्लेन होना चाहिए किसके बीच में। तो फाइनल ग्रांट एंड एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर है उस दोनों के बीच में ये होना चाहिए कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का जो भी वेरिएशन है वो एक्सप्लेन होना चाहिए फाइनल ग्रांट एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बीच में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्लॉक अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ रेलवे फिजिकल एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ। वंस अगेन, ब्लॉक अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ रेलवे फिजिकल एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ, यानी ब्लॉक लेखा में रेलवे के भौतिक संपत्ति के मूल्य को दिखाया जाता है, जो कि बनता है किसके थ्रू बनता है, लोन कैपिटल के थ्रू बनता है, या फिर लोन कैपिटल एंड इंटरनल सोर्सेस ऑफ रेलवे के हेल्प से बनता है, या फिर इंटरनल सोर्सेस ऑफ रेलवे। तो सिर्फ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रेलवे के नहीं, बल्कि जो लोन कैपिटल होता है और जो रेलवे का जो इंटरनल सोर्सेज है वो दोनों मिलाकर ब्लॉक अकाउंट्स रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ रेलवे फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स रेलवे के जो भी ब्लॉक अकाउंट्स के अंतर्गत बनता है वो लोन कैपिटल और रेलवे का जो इंटरनल सोर्सेज है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो है कि misclassification between voted and charged expenditure and capital segment between different sources of financing etc detected in the accounts are reflected in which annexure। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है एनेक्चर जे। वो इसलिए कि लेखे में जो भी स्वीकृत या प्रभुत राजस्व और पूंजी खंड विभिन्न वित्तीय स्रोतों के बीच में जो भी गलत वर्गीकरण का पता चलता है उसका मेंशन जो है वो एनेक्चर जे के अंतर्गत रखा जाता है, ताकि जो मिसक्लासिफिकेशन है बिटवीन वोटेड एंड चार्ज और रेवेन्यू एंड कैपिटल सेगमेंट या फिर बिटवीन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, इन सारे बातों को जो भी थोड़ा गड़बड़ी होती है उसको एनेक्चर जे के अंतर्गत रखा जाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज द मीडियम थ्रू विच ओरिजिनेटिंग अर्निंग आर मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली एंड कंकरेंटली विथ दोज मंथली बजट टारगेट। यानी कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा मासिक
बजटीय लक्ष्यों के मुकाबले होने वाले प्रारंभिक आमदनी पर लगातार एवं समवर्ती नज़र रखी जाती है, यानी कि व्हाट इज़ द मीडियम थ्रू विच ऑरिजिनेटिंग अर्निंग आर मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 10 डेज स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस अर्निंग। जो भी रेलवे की ग्रॉस अर्निंग है उसका 10 डेज का जो स्टेटमेंट है एक्चुअली में वही माध्यम है जिसके थ्रू ऑरिजिनेटिंग अर्निंग का कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड किया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है कि विच इज नॉट ए टूल फॉर कंट्रोलिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने वाला टूल कौन सा नहीं है ना। विच इज़ नॉट ए टूल फॉर कंट्रोलिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, देखिए दो ऑप्शन है, ऑप्शन 3 और 4, वाचिंग द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर थ्रू रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर या वाचिंग द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर थ्रू वर्क रजिस्टर। तो जो वर्क रजिस्टर के थ्रू जो नज़र रखा जाता है कि एक्सपेंडिचर में क्या प्रोग्रेस है, यानी वाचिंग द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर थ्रू वर्क रजिस्टर, इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक कंट्रोलिंग टूल नहीं माना जाता है। यानी वाचिंग थ्रू प्रोग्रेस ऑफ एक्सपेंडिचर थ्रू वर्क रजिस्टर, राइट आंसर इज ऑप्शन 4। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 17 कि इंपॉर्टेंट बजटरी कंट्रोल टूल ऑन कैश आउट गो अगेंस्ट कैश कंटेंट ऑफ बजट अलॉटेड इज कॉल्ड, यानी आवंटित बजट में नकदी हिस्से की अपेक्षा नकदी निर्गमन को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण बजटीय समाधान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसी को बोला जाता है एक्सचेकर कंट्रोल। एक्सचेकर कंट्रोल का डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे कि एक्सचेकर कंट्रोल का मतलब हुआ कि ये एक एक्सचेकर कंट्रोल एक बजटरी कंट्रोल है जो कि कैश आउट गो अगेंस्ट कैश कंटेंट ऑफ बजट अलॉटेड, यानी जो भी बजट अलॉटेड किया गया उसके कैश आउटगो का जो कैश आउटगो का है उसको कंट्रोल किया जाता है बजटरी कंट्रोल, यानी एक्सचेकर कंट्रोल इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कि रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस आर नाउ बुक टू विच रेवेन्यू प्राइमरी यूनिट, राइट आंसर इज 26। नेक्स्ट when home railway locomotive is fueled by foreign railway the cost of fuel is booked to which PU, यानी दूसरे रेलवे द्वारा जब अपने रेलवे के लोको में ईंधन या फ्यूल भराया जाता है तो उसका जो भी खर्च आता है वो किस प्राइमरी यूनिट के अंतर्गत उसका मेंशन किया जाता है, तो प्राइमरी यूनिट 60 के अंतर्गत रखा जाता है उसको, प्राइमरी यूनिट 60 के अंतर्गत। तो राइट आंसर विल बी 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कि लोको परफॉर्मेंस यानी GTKM ग्रॉस टन किलोमीटर डेबिट्स और क्रेडिट्स आर बुक टू विच PU, किस यूनिट में? तो देखिए लोको का जो परफॉर्मेंस हुआ, पहले तो फ्यूल भराएं PU 60 के अनुसार, यानी दूसरे रेलवे के द्वारा अपने इंजन में अपने रेल के इंजन में जो भी फ्यूल भराएं उसको हम PU 60 के अंतर्गत रखते हैं, और PU 61 जो है वो लोको का परफॉर्मेंस है ना, यानी पहले फ्यूल भराएं 60 और फिर परफॉर्मेंस लोको दिया एज पर PU 61। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेट द ऑर्डर ऑफ अक्रेंस, यानी इसमें जो भी घटना घटित हो रही है उसको एक ऑर्डर बनाइए, प्रोविजनल पारा, ड्राफ्ट पारा, ATN, ऑडिट पारा। अब देखिए ATN एक टर्म आया है ऑप्शन C। अब ATN का मतलब क्या होता है? तो ATN का मतलब होता है एक्शन टेकन नोट, एक्शन टेकन नोट, यानी ATN। तो इसका जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है इसका, वो क्या है? वो है कि पहले ड्राफ्ट पारा को रखेंगे, फिर प्रोविजनल पारा को रखेंगे, फिर ऑडिट पारा को रखेंगे, फिर ATN को रखेंगे, यानी 2141 2143, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2143, ये इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर।
ओ सीट काफ़ी पुअर प्रिंट, बट मैं स्पष्ट बोलूँगा। क्वेश्चन है कि टाइम लिमिट अलाउड टू जोनल रेलवे फॉर फर्निशिंग रिप्लाई टू प्रोविजनल पारा। अब यहाँ कह रहा है कि किसी भी जोनल रेलवे के लिए जो प्रोविजनल पारा है वो उसका टाइमिंग क्या है ताकि वो रिप्लाई कर सके। तो देखिए प्रोविजनल पारा का जो टाइमिंग है वो है 2 वीक्स। प्रोविजनल पारा का जो भी टाइमिंग है वो कितना है, वो है 2 वीक्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वीक्स, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो गया, यस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2 वीक्स। यानी जोनल रेलवे को प्रोविजनल पारा का रिप्लाई देने का टाइमिंग क्या है, 2 वीक्स। और एक होता है ड्राफ्ट पारा। ड्राफ्ट पारा का जो टाइमिंग है यानी रिप्लाई करने का वो है 6 वीक्स। 6 वीक्स प्रोविजनल पारा, 2 वीक्स, सॉरी 6 वीक्स ड्राफ्ट पारा के लिए, ड्राफ्ट पारा के लिए, 2 वीक्स प्रोविजनल पैरा के लिए, इसको याद रखिएगा। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ सोशल सर्विस ऑब्लिगेशन वॉर्न बाय रेलवे, यानी इनमें से कौन वहन किए जाने वाले समाज सेवा दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो आंसर है वो है कि अधियम पेंशन पेड टू रेलवे रिटायरीज, यानी रेलवे से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, सेवानिवृत्त कर्मचारी का जो रिटायरीज है उसको इसमें नहीं रखा जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। प्रिंट बहुत पुअर आ गया है, खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन से मतलब है क्वेश्चन यदि सही पकड़ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। GST-PUR यानी वस्तु और सेवा कर की प्राथमिक इकाई क्या है। तो ए है PU यानी प्राइमरी यूनिट 70 to 75 के अंतर्गत GST को रखा जाता है। बिल्कुल रनिंग क्वेश्चन है कि GST के लिए जो PU है वो है PU 72 से 75। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। अब हम लोग 50% क्वेश्चन कर लिए हैं, 50 क्वेश्चंस का एक सीरीज है और तो वीडियो में बस बने रहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क सेगमेंट ऑफ बजट ऑन जोनल रेलवेज एट RE एंड BE स्टेज फंड्स आर शॉर्ट फॉर, यानी क्षेत्रीय रेल के निर्माण खंड के बजट में है ना के समय अतिरिक्त फंड मांगा जाता है। यानी एक कब मांगा जाता है, तो ये तब मांगा जाता है जब वर्क्स जो है इन प्रोग्रेस हो, यानी वर्क्स इन प्रोग्रेस ओनली। वर्क्स इन प्रोग्रेस ओनली का जो फैक्ट्स है उसके अंतर्गत इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क सेगमेंट ऑफ बजट ऑफ जोनल रेलवे एट RE और BE स्टेज फंड्स आर शॉर्ट फॉर। तो फंड्स को कब मांगा जाएगा, जब वर्क्स होगा इन प्रोग्रेस। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सपेंडिचर स्पेंट इन एक्सेस ऑफ ग्रांट इज रेगुलराइज्ड बाय पार्लियामेंट आफ्टर टैबलिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, एक्सेस ग्रांट, एक्सपेंडिचर ऑर्डर, बजट ऑर्डर या फिर स्पेंडिंग लिमिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसको जो कहा जाता है वो है एक्सेस ग्रांट कहा जाता है, एक्सेस ग्रांट। राइट आंसर एक्सेस ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 27 कि पार्ट ए ऑफ द ट्रैफिक बुक डिनोट्स, यानी ट्रैफिक बुक का जो पार्ट ए होता है वो क्या डिनोट्स करता है, तो स्टेशन अकाउंट्स को डिनोट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरर शीट प्रिपेयर्ड फॉर, ईरर शीट जो कि 4 प्रति में बनाया जाता है और इसको प्रिपेयर किया जाता है अपेरेंट फाइनेंशियल लॉस नोटिस ड्यूरिंग इंटरनल चेक इन TAO। TAO मीन्स ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस, TAO मीन्स ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस, यानी ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस के द्वारा एन ईरर शीट, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वंस अगेन ऑप्शन 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कहता है स्टेशन बैलेंस शीट इज द पर्सनल अकाउंट ऑफ, स्टेशन बैलेंस शीट जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है स्टेशन मास्टर का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बारफेज चार्जेस आर कलेक्टेड टुवर्ड्स, बारफेज चार्जेस मतलब स्थान शुल्क किस उद्देश्य के लिए लिया जाता है, तो बारफेज चार्जेस जो कलेक्ट किया जाता है वो कोई भी कंसाइनमेंट डिटेन होता है इन रेलवे परमिसेस, यानी रेलवे परमिसेस में कोई भी कंसाइनमेंट डिटेन होता है तो उस समय रेलवे बारफेज चार्ज वसूल करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंसाइनमेंट डिटेन्ड इन रेलवे परमिसेस, बारफेज चार्जेस। असिस्टेड साइडिंग, अब असिस्टेड साइडिंग क्या है, तो असिस्टेड मतलब असिस्टेंट्स इसी से बना है, मतलब सहायक, यानी इसमें जो होगा कि कॉस्ट ऑफ जो साइडिंग होगा वो शेयर्ड बाय द रेलवे एंड पार्टी, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट कि कैश इन ट्रांजिट मीन्स, अब कैश इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, तो कैश इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि क्रेडिट टेकन बाय स्टेशन बट नॉट अकाउंटेड फॉर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दैट मंथ, यानी कहने का सेंस ये हुआ कि स्टेशन के द्वारा तो क्रेडिट कर लिया जाता है लेकिन उस महीने के जो लेखा बही है, अकाउंट्स बुक जो है उसमें दर्ज नहीं किया जाता है, उसे बोलते हैं कैश इन ट्रांजिट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। और जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि बैग एंड टर्न अराउंड मीन्स, बैग एंड टर्न अराउंड का सेंस क्या होता है, बैग एंड टर्न अराउंड मीन्स होता है कि एवरेज टाइम टेकन बाय द वैगन फ्रॉम लोडिंग टू इट्स सब्सिक्वेंट लोडिंग, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि एक लदान से अपने कह सकते हैं कि एवरेज टाइम टेकन बाय द वैगन, यानी एक वैगन के द्वारा जो एवरेज टाइम टेकन होता है, टाइम जो लिया जाता है फ्रॉम लोडिंग टू इट्स सब्सिक्वेंट लोडिंग, यानी एक लदान से दूसरे लदान तक के बीच का जो टाइमिंग होता है उसे हम लोग वैगन टर्न अराउंड के रूप में जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी एवरेज टाइम टेकन बाय द वैगन फ्रॉम लोडिंग टू इट्स सब्सिक्वेंट लोडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल टू विक्टिम इन रेलवे एक्सीडेंट केसेस, यानी रेलवे में दुर्घटनाग्रस्त लोगों के मामले में कितनी सक्षम क्षतिपूर्ति देय होगी, यानी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल टू विक्टिम इन रेलवे एक्सीडेंट केसेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8 लाख रुपया, और डीसीआरजी में कितना होता है 20 लाख। नेक्स्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईओएल, ईओएल मीन्स इंजन ऑन लोड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी होता है ईओएल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, बट यहाँ जो है चूंकि ट्रैफिक सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ईओएल का मतलब हो गया इंजन ऑन लोड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ईओएल, इंजन ऑन लोड का मतलब क्या होता है, तो इंजन ऑन लोड का मतलब होता है कि इंजन अवेलेबल टू कस्टमर फॉर देयर लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग फ्री टाइम। अब डियर फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि ये बंदा कैसे बता रहा है, तो चूंकि हम ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में बहुत सालों तक यानी करीब 3 सालों तक जॉब किया है, यानी इसके पहले हम जो गुड्स गार्ड थे तो उसमें हमें ये सब साइडिंग वगैरह, ईओएल इंजन ऑन लोड क्या होता है, फिर अपना कोई इंजन है तो दूसरे रेलवे से यदि हम फ्यूल भरते हैं तो उसको किस प्राइमरी यूनिट में रखते हैं तो 60, फिर जो इंजन परफॉर्मेंस करता है तो उसको किस प्राइमरी यूनिट में रखते हैं तो वो 61 पीयू के अंतर्गत रखते हैं। तो ये सब सारा हम लोग को ट्रेनिंग में बताया जाता है, दैट्स वाई आई एम टेलिंग विथ कॉन्फिडेंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस कि एमजीआर मीन्स, अब देखिए एमजीआर स्कीम मीन्स क्या होता है, एमजीआर भी सब चीज़ अब ये ऑपरेटिंग से सब रिलेटेड क्वेश्चन है। एमजीआर मीन्स होता है कि मेरी गो राउंड स्कीम, एमजीआर, एम फॉर मेरी, जी फॉर गो एंड आर फॉर राउंड एंड एस फॉर स्कीम, यानी मेरी गो राउंड स्कीम। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट कहता है कि अर्निंग आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, रेलवे की जो भी अर्निंग होती है उसे कितने ग्रुप में बांटा जाता है, तो 3 ग्रुप में बांटा जाता है, क्या, कोचिंग, गुड्स एंड सन्ड्री अर्निंग। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्रीमेंट पीरियड इन वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम, यानी यदि कोई प्राइवेट
पार्टीज यानी कोई प्राइवेट पार्टी या कोई आउट ऑफ रेलवे का कोई भी यदि वैगन में इन्वेस्ट करता है तो उसका जो एग्रीमेंट पीरियड होता है वो होता है कितने सालों के लिए, तो वो 20 ईयर्स के लिए होता है, यानी 20 सालों के लिए होता है। नेक्स्ट, द फ्लोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ट्रैफिक सस्पेंस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ट्रैफिक सस्पेंस का कौन पार्ट नहीं है। तो देखिए स्टेशन आउटस्टैंडिंग ये तो है ही, एओबी आउटस्टैंडिंग, एओबी मतलब अकाउंट्स ऑफिस बैलेंस शीट, एओबी का मतलब हो गया अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट। तो कह रहा है कि ट्रैफिक सस्पेंस का ये पार्ट नहीं है, तो ये तो है ही अकाउंट्स ऑफिस बैलेंस शीट, कैश इन ट्रांजिट भी है, और बिल्स रिकवरेबल ये नहीं है आपका। बिल्स रिकवरेबल वाला मैटर जो है वो ट्रैफिक सस्पेंस के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफिस बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स, यानी किसी भी एओबी यानी अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है अनरियलाइज्ड कैरेज बिल्स, यानी वसूल न की गई ढुलाई बिल, यानी अनरियलाइज्ड कैरेज बिल्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो कि सही आंसर है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ऑप्शन बी, या यू कैन से ऑप्शन 2 राइट आंसर। अनरियलाइज्ड कैरेज बिल्स को क्लोजिंग बैलेंस जो होता है एओबी का उसके अंतर्गत वो रिप्रेजेंट करता है अनरियलाइज्ड कैरेज बिल्स को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 41 के, द फॉलोइंग अर्निंग्स नॉट अकाउंटेड इन स्टेशन बैलेंस शीट, यानी इनमें से कौन स्टेशन बैलेंस शीट के अर्निंग में अकाउंटेड नहीं किया जाता है। तो जो पोस्टल अर्निंग होता है ना, सीधा सीधे एकदम याद रख लीजिए कि पोस्टल अर्निंग को स्टेशन बैलेंस शीट में अकाउंट नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। एंड नेक्स्ट जो है कि द फॉलोइंग अर्निंग्स आर नॉट टू बी ए पोर्शन, यानी नीचे दी गई आमदनियों में से किसका सम विभाजन नहीं किया जाता है। तो जो भी डैमरेज चार्जेज होता है ना रेलवे में, उसका पोर्शन नहीं किया जाता है, वो सीधे सीधे रेलवे के खाते में चला जाता है डैमरेज चार्जेस, तो इसका सम विभाजन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक्सपैंड एटीवीएम, यानी एब्रिविएशन आ गया कि एटीवीएम का मतलब क्या होता है, एटीवीएम यानी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ओके, एटीवीएम। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, द टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग ऑफ क्लेम्स फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस इज विद इन ब्लैंक्स डेज सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ जर्नी, यानी यात्रा भत्ते के दावों को जमा करने की समय सीमा कितनी, यानी कितने समय के अंदर हम टीए क्लेम कर सकते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 60 डेज, विद इन 60 डेज हम टीए क्लेम कर सकते हैं। एंड 45 थोड़ा लॉन्ग लग रहा है देखने में, लेकिन कुछ उस तरह का क्वेश्चन नहीं है। द कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, यानी जिसको हम सीटीजी के रूप में जानते हैं, द कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इज एडमिसिबल एट द रेट ऑफ ब्लैंक्स ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे in case of transfer involving a change of a station located at a distance of more than 20 किलोमीटर from each other, यानी कह रहा है कि जो सीटीजी है वो कितने % के रेट से दिया जाता है यदि मिनिमम 20 किलोमीटर का जो ट्रांसफ़र 20 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस होना चाहिए ट्रांसफ़र के बीच में, तो कितने % के रेट से सीटीजी क्लेम हो सकता है। तो ये हो सकता है 80% दिया जा सकता है, या 80% क्लेम किया जा सकता है सीटीजी। कब? जब डिस्टेंस सिर्फ मतलब मिनिमम 20 किलोमीटर होना चाहिए। द सैलरी बिल सबमिटेड टू अकाउंट ऑफिस फॉर पासिंग शुड बी एक्कोम्पनीड बाय, यानी वेतन बिल को पास कराने के लिए लेखा कार्यालय में जमा करते समय उसके साथ क्या होना चाहिए। तो उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ डिफरेंसेस होना चाहिए, यस। स्केल चेक स्टेटमेंट होना चाहिए, वेरी गुड, ये भी होना चाहिए। वेरीफाइड क्लेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज या टीए या ओटी ईटीसी इंक्लूडेड इन द पे बिल्स एंड डिडक्शन रिकवरी स्टेटमेंट, ये भी होना चाहिए। ऑल द ऑप्शंस, यानी इसका जो हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 47 कि द स्केल चेक स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द पे बिल यूनिट विल शो, क्या शो करेगा, तो ए शो करेगा द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ ए पोस्ट, बिल्कुल, द एक्चुअल ऑपरेटेड स्ट्रेंथ अगेंस्ट द पोस्ट, बिल्कुल, द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, ये भी शो करेगा, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। यानी स्केल चेक स्टेटमेंट जो होता है वो क्या शो करता है, तो स्केल चेक स्टेटमेंट जो होता है वो सैंक्शन स्ट्रेंथ किसी भी पोस्ट का या किसी भी पोस्ट के अगेंस्ट में जो ऑपरेटेड स्ट्रेंथ है, एक्चुअल ऑपरेटेड स्ट्रेंथ, उसको शो करता है, या फिर नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, ये भी शो करता है स्केल चेक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 फॉर वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय इन iPass द एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट विल चेक, क्या चेक करता है, तो द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट, वेरी गुड, ये भी चेक करेगा, तभी तो वो iPass में उसको फिलअप कर पाएगा। सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड बाय रूल, ये भी है सही। ऑल एंट्रीज इन बायोडाटा विज, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, पैन, आधार, बैंक डिटेल्स, इट इज शेड्यूल्ड सपोर्टेड बाय ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि फॉर वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय इन iPass एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफ अकाउंट्स बिल क्या क्या चेक करेगा, तो इन सारी बातों को चेक करेगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चंस कि द अपर एज लिमिट फॉर क्लेमिंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज, यानी CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज इन केस ऑफ दिव्यांग चिल्ड्रन इज ब्लैंक्स ईयर्स, यानी कितने ईयर्स है, दिव्यांग बच्चों के मामले में बच्चों के शैक्षणिक भत्ते के दावे के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 22 वर्ष है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये सिर्फ दिव्यांग बच्चों के केस में है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन कि इन केस बोथ द स्पाउसेस आर गवर्नमेंट सर्वेंट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस रीइंबर्समेंट कैन बी क्लेम्ड व्हाई, किसके द्वारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस रीएम्बर्समेंट के लिए क्लेम किया जाएगा, जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जॉब में हो, तो ओनली वन ऑफ देम, उनमें किसी एक के द्वारा ही ये क्लेम किया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस प्रकार से कुछ 15 नंबर्स का प्रैक्टिस सेट था, जो कि आई थिंक यदि आप वीडियो मास्टर स्टूडेंट बने होंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा, काफ़ी आपका नॉलेज ग्रो किया होगा। और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट तैयार कीजिए, डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है वो गुड बेटर बेस्ट हो सकती है, और आपको निश्चित रूप से जो फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन है LDC 30%, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।